अब तक हमने देखा कि डॉक्टर डूम को कोई स्नाइपर गोली मार देता है। अब आगे तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हो प्रभात है। पुराना डेनमार्क आज से 10 साल बाद एक आदमी भाषण दे रहा है कि आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ मौसम को कंट्रोल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इसको बनाने के लिए कई साल और लग जाएंगे और जितना खर्चा आएगा और उसका हम पता लगा ही रहे हैं। ये एक साहसिक काम लग सकता है और भगवान के खिलाफ जाने वाला काम है, मौसम को कंट्रोल करना। लेकिन आप में से कितने लोगों ने सूखा और बाढ़ को सहन किया है? और मेरी आलोचना करने वाले कहते हैं कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैं पहले क्या। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे जिद्दी कहना चाहेंगे। मेरा चेहरा खराब था, जो दुख दर्द मैंने सहन किया है वो उसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है जो कि मैंने दूसरों को दिया है। मैं बर्फ में अकेला घूम रहा था, मुझे बाहर निकाल दिया गया, मेरा पीछा किया गया। मैंने ये सीखा कि मैं फिर कभी इतना मजबूर नहीं बनूंगा। मेरे अंदर एक नई आग जल उठी। मैंने हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश। एक दिन मेरे अंदर की आग धधक उठी। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ, लेकिन अचानक से मैं आज़ाद हो चुका था। मैंने अपने आप को बदल दिया। मैं जो एक टाइम पर कैदी था, जो कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के सपने देखने लगा, मैग्नेट से चलने वाली ट्रेनें, समुद्र से बचने वाली दीवारें और ऐसे ही कितनी सारी चीज़ें। इतने सारे साल इतनी जल्दी निकल गए। मैंने इस सोच को आप सभी के अंदर डालने की कोशिश की। मेरा नाम डूम है। अब ये मेरा काम नहीं है कंट्रोल करना। हाथ में है वोट करने से पहले याद रखना। हम देखते हैं डॉक्टर डूम मरने के बाद हेल्प पहुंच चुका है। डॉक्टर डूम कंकालों के अंदर से बाहर निकलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि डॉक्टर डूम वहाँ का रास्ता जानता है। उसे दूर से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर उसे एक आदमी की परछाई दिखाई दी। ये था मेफिस्टो, जो बोलता है कि विक्टर, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। तो डूम ने कहा, लेकिन मैं पिछली बार की तरह मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ। मेफिस्टो बोलता है, अच्छा तो तुम ये डिसाइड करोगे कि यहाँ पर कौन रुकेगा? डूम बोलता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी सभी लोग यही बोलते हैं। मुझे खुशी है कि हमेशा के लिए तुम्हारी सोल मिल चुकी है। लेकिन डॉक्टर डूम उसे जोर का पंच मारता है। ये मेरा फ्यूचर नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं, मेफिस्टो ने कहा। वैज्ञानिक जादूगर, लगता है तुम्हारा फ्यूचर भगवान बनने में है। बोल रहे हो तुम ईश्वर निंदा भी करते हो, लेकिन शांत हो जाओ, अब तुम मेरी कठपुतली हो। तभी डॉक्टर डूम उसका गला पकड़ लेता है। ईश्वर निंदा नहीं कर सकता हूँ, जबकि मैं तो पूरी इंसानियत को बचाना चाहता। हाँ, बेल, तुमने अपनी माँ की सोल को तो मेरे से बचा लिया था, लेकिन तुमने मुझे बदले में एक और सोल दी थी, तुम्हारे पहले प्यार की। याद है वो बेचारी वेलेरिया? तुमने उसे हेल में सेक्रीफाइस कर दिया और ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए। तुमने डेविल के साथ सौदा किया, तुमने वेलेरिया को कन्विंस किया। तुम वापस जाना रिजेक्ट करते हो, लेकिन डॉक्टर डूम को वेलेरिया की याद आने लगी। इधर लेटवेरिया के अंदर विक्टोरियस दीवार पर एक पंच मारती है। कितने सैनिक हैं? जनरल ने कहा, 2 टुकड़ियाँ, टैंक भी हैं, तोपे भी हैं। फिर उसने पूछा, नाटो और एथेनेस कहाँ है? जनरल बोलता है कि वो इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते हैं। विक्टोरियस ने कहा, वो चाहते हैं कि सिम कार्य हमारे ऊपर कंट्रोल करे। अब जब डॉक्टर डूम जा चुका है तो वो इस इलाके पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाकी के लिए सोचना चाहती हूँ। इसके बाद विक्टोरियस बेडरूम में आ जाती है। वो अपना मास्क और कपड़े उतार संदूक में रख देती है और फिर वो एक्सरसाइज करने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर हमला करती है। वहाँ एक निंजा छुपा हुआ था जो कि जोरा के साथ लड़ने लगा। जोरा ने कहा, मुझे मारने के लिए उन्होंने तुमको भेजा है, इससे काम नहीं बनेगा। निंजा बोलता है कि काम बन जाएगा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। लेकिन जोरा अपनी पावर्स का यूज करके उसको बाहर फेंक देता। वहीं मेफिस्टो डॉक्टर डूम को रिझाने की कोशिश कर रहा था। उसको वलेरिया की सोल से रिझाने की कोशिश करता है, जिस पर डॉक्टर डूम उसके पीछे जाता है और बोलता है, वलेरिया प्लीज रुक जाओ, जिस पर वलेरिया भागने लगती है। तब डॉक्टर डूम हमला करके उसको गिरा देता है। वलेरिया, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वलेरिया बोलती है, तुमने मेरे सब कुछ छीन लिया। मुझे ताकतवर बनना था, मुझे सैक्रिफाइस करना था, अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना था। तुम्हारे अंदर तो एक दानव की सोल है। मैंने फ्यूचर देखा है जिसके अंदर मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं सभी को बचाता हूँ सिवाय मेरे। अपनी किस्मत भूल जाओ, जो समय दिखाई दे रहा उसके बहकावे में मत आओ, मेरे साथ यहाँ रहो। फिर से एक हो सकते हैं। इन दानवों के बीच में हम दानव हैं, तुम और मैं, लेकिन हम फिर से एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। तुम प्यार के साथ पश्चाताप कर सकते। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे वापस जाना होगा। मैंने वो सब देखा है। तभी वलेरिया के अंदर से मेफिस्टो बाहर निकलता है। तुमने झूठ देखा है, मैं तुम्हारे सारे सपने देख चुका हूँ। मैंने देखा है तुमने सभी इंसानों को बचाया है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तुम हमेशा के लिए मेरे हो चुके हो। दानव का दुख हमारे लिए खाना है। तुम्हें हम लोगों को नहीं मारने दूंगा, मुझे रोक कर दिखाओ। मैं पहले ही मर चुका हूँ। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद वहाँ पर डेथ आती है। ये इंसान ऊपर जाएगा, लेकिन मिस डेथ, अगर तुमने फिर से कुछ बोला तो मैं तुम्हें असली मौत दिखाऊंगी। तभी डॉक्टर डूम ने कहा, तब तो तुम भी जानती होगी कि मुझे वापस जाना होगा।
वो और भी लोगों को बचाने के लिए डेथ बोलती है, नहीं तुम ऊपर इसलिए जाओगे क्योंकि तुम मेरे सबसे वफादार गुलाम बनोगे। प्रिंस लियो मार्वल और मॉर्गन आपस में बात कर रहे होते हैं। असंभव, ये कैसे हुआ? डॉक्टर डूम मारा गया। मॉर्गन ने कहा, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? इसको फंसाया गया है या फिर इसे 2000 से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए मारा गया है। हार्वी बोलता है कि मुझे न्यूज़ मिली है कि सिलकारा की ताकत बल्गेरिया के बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी है। ब्लू मार्वल कहता है कि मैंने सुन लिया है मॉर्गन, हमें रीड रिचर्ड से बात करनी होगी। तभी डॉक्टर डूम एकदम से जिंदा हो जाता है। वो अपने हेलमेट के अंदर हुए छेद को देखता है और उसके बाद मॉर्गन और ब्लू मार्वल की तरफ देखता है। एकदम से ब्लू मार्वल के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो 10 कमरे दूर जाकर गिरता है। मॉर्गन ने कहा, बहुत बढ़िया। ओह नहीं, तुमने तो मेरे पैसे जला दिए। वहाँ पर कैंग आ पहुँचता है। मॉर्गन ने कहा, तुम कब आए? लेकिन लगता है कि कैंग का ध्यान डॉक्टर डूम की तरफ है। तुम क्या पहने हुए हो? डूम ने कहा, बहुत सारा कॉटन। कैंग, क्या तुम किसी ऐसी टाइमलाइन को जानते हो जहाँ पर मैं मारा गया था? कैंग ने कहा, मैंने तुम्हें कई 100 बार मरते हुए देखा है। बार तो मेरे हाथों से होता है। मेरी हत्या हुई थी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो फिर कैंग देखकर बोलता है कि रुको, एजेंट ने, जो टास्क मास्टर है, उसने तुम्हें मारा था, जिसे हायर किया गया था द एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स ने, और तुम्हारी मौत के 13 साल बाद वो सिविलाइजेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।